हेलो बच्चों, आज हम लोग नीट 2026 फिजिक्स का क्वेश्चन का पेपर का फुल एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ था ये रहा क्वेश्चन। स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, तो हम लोग कितना कम टाइम में कैसे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये था, द फॉलोइंग प्लॉट्स शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज करेक्ट। तो ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में बहुत दफ़ा किए हुए थे कि अगर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ यहाँ से पूछेगा तो फिर हम लोगों का करेक्ट ग्राफ कौन होगा, और स्पीड एंड टाइम ग्राफ अगर पूछता है तो करेक्ट ग्राफ कौन होगा। स्पीड एंड टाइम ग्राफ के लिए बच्चे हम लोग पढ़े थे, ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या था, दिस वन। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के लिए हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, है ना। एक्चुअली हम लोग कोई पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है, तो लीनियरली उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पर, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये नीचे चला आया। लेकिन अगर ये वाला स्पीड एंड टाइम ग्राफ रहता तो फिर हम लोग ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता। ठीक है, समटाइम्स डायरेक्शन को हम लोग प्लस माइनस कंसिडर कर लेते हैं, तो ये ग्राफ भी कोई बोल सकता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो हम लोगों का आंसर ये होगा, बिकॉज विथ टाइम वेलोसिटी हम लोगों का डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन हम लोग यहाँ निकाल सकते थे, क्या बताओ। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वंस वी गेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा, और जो जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाएगा। या फिर वेवलेंथ से भी हम लोग निकाल सकते हैं या, ठीक है। तो यहाँ चूंकि आंसर वेवलेंथ में दिया हुआ है तो हम लोग वेवलेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क फंक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा नॉट का वैल्यू हमारा आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट। तो एच सी का वैल्यू हम लोग चूंकि ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, और एच सी का वैल्यू वर्क फंक्शन इज गिवन इन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं डायरेक्ट कितना होता है, 1240 नैनोमीटर। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में रखेंगे तो 1240 रहेगा, डिवाइड बाई 6.6। तो 6.6 का इसका जो कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, 6.6 को हम लोग ऑलमोस्ट अगर 6.67 मान लेते हैं तो रफ कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 20/3। 20/3 20 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6.67 होता है। तो 6.67 ऐसा बहुत सारा वैल्यू बोले तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 62 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताओ, 186 नैनोमीटर। इसका मतलब हुआ कि जो जो वेवलेंथ 186 होगा ये जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा, इससे कम वेवलेंथ अगर होगा तो वो भी कर पाएगा, इससे जो ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो किसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है ये पूछा यहाँ पर। तो 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, जो 186 से ज़्यादा है दैट इज इक्वल टू 200। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जिसकी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the power of a crane which lifts a mass of 1000 kg to a height of 20 meter in 10 seconds is, so we know power equal to rate of doing work, क्योंकि क्रेन को ऊपर उठा रहा तो वर्क डन इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी गेन जो हुआ उसका फॉर्मूला लिख दो, 1000 इंटू जी का वैल्यू देखो 9.8 दिया हुआ है, 10 लेकर के भी बना सकते हैं हम लोग, 9.8 इंटू एच लिफ्टेड बाई 20 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे अगर हम लोग, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 19.6 इंटू 10⁻3। इसका यूनिट आएगा तुम्हारा वॉट, तो 10⁻3 को हम लोग किलो वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट बिकम्स इक्वल टू 19.6 किलो वाट। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 इक्वल टू एच न्यू। इस तरह से क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ था मैच करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या सीखे थे बताओ। कोई भी एक ऐसा रहेगा जो डिफरेंट, जैसे मान लो ए के लिए एनर्जी ए का हो गया एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ए के साथ मैच करेगा 4, ए के साथ मैच कर रहा 4, ए के साथ मैच कर रहा 4, यहाँ पर ए 1 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा, 2 को बाद दे देंगे हम लोग, है ना।
लेकिन अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें से रहता A4 के साथ मैच करो तो बाकी सब भी डिलीट हो जाता, तो करेक्ट आंसर वही हो जाता। तो यहाँ पर A के साथ 4 ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो दूसरा देखो, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो ये हो गया वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट का मतलब हो गया बी के साथ 3 मैच कर रहा था, बी के साथ 3 यहाँ पर ये दोनों में से है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब सी हो गया तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। एच बाई पी वी नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी के साथ 1 मैच करेगा, तो सी के साथ 1 कहाँ पर है, दिस वन, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। अब डी अगर नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, इतना तो मैच कर गया, तो ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। अदरवाइज हम लोग डी जो बचा हुआ किसके लिए बचेगा बताओ, particle nature of the light, this is Compton effect. Okay, now next question, the magnitude and direction of the acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on it। तो अगर एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करता है, उसकी वजह से अगर उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, है ना। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा तुम्हारा, बिकॉज दिस टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, वन इज 8 न्यूटन, अदर इज 6 न्यूटन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों के बीच में रहेगा, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 10 डिवाइडेड बाई मास, मास इज गिवन एज 5, तो ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एंगल अगर पूछ लिया तुम लोगों का, डायरेक्शन एंगल पूछ लिया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इतना विथ 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, पर हम पहले 8 न्यूटन के साथ एंगल देखते हैं। ये एंगल अगर थीटा मान लोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 6, बेस इज 8, तो दिस इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन। तो tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन इज दिस वन। ओके, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी this one, 2 meter per second square is the acceleration and the direction of the force will be equal to tan inverse 3/4 with 8 Newton force. Okay, now your next question is the sum of kinetic energy and potential energy of a simple pendulum bob is 0.02 joule. The speed of the simple pendulum bob at equilibrium position is approximately कितना होगा। देखो, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में एग्जीक्यूट करता है तो उसका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मीन पोजीशन पर जब वो पार्टिकल पहुंचेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, वहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। तो टोटल एनर्जी का मतलब हो गया उससे काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो दिया हुआ है एक्चुअली मीन पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारा कितना बताओ, हाफ mv², विच इज इक्वल टू गिवन एज हाउ मच, 0.02 जूल। ओके, मास यहाँ पर बता दिया कितना, मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 20 ग्राम, तो 20 को एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, 1000 डिवाइड करो, v² इक्वल टू 0.02, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, v² का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। v² का वैल्यू 2, v का मतलब हो गया √2 का वैल्यू हो गया 1.414, योर करेक्ट आंसर इज 1.414 विच इज इक्वल टू दिस वन। ओके, now your next question is a box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping the box in a stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in meter per second square is। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसकी वजह से पार्टिकल को मूव किया जा सकता है, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वजह से जो सीटो फोर्स होगा ma, उसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, विच इज इक्वल टू म्यू mg। चलो ma इक्वल टू म्यू mg अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, mm कैंसिल, तो a का वैल्यू सिंपली म्यू इंटू जी हो जाएगा, है ना। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर दे दिया तुम लोगों को, कितना दिया, 0.12, जी इक्वल टू 10, सो आंसर इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये करेक्ट आंसर इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। अगर स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम यूनिटी कंसिडर कर लेते हैं, तो इफ द लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, देन the distance between the sun and the earth in new unit will be। तो न्यू यूनिट में अगर तुमसे डिस्टेंस पूछ लिया तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम, है ना, v इंटू टी। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट न्यू यूनिट में कंसीडर करने के लिए बोला यूनिट, इसको 1 कंसीडर कर लो। टाइम इन ऑल सिस्टम सेकंड होता है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 6 मिनट 40 सेकंड, 6 मिनट 360 सेकंड प्लस 40, तो ये हो गया 400 सेकंड। तो न्यू यूनिट में इसका डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 400। ओके, तो योर करेक्ट आंसर इज 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी ऑफ द फॉर्म।
तो बच्चा ये डायोड का हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़े थे, या ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर था, एक फुल वेव रेक्टिफायर था। तो ये सिंपल हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होगा, एक हाफ रेक्टिफाई होगा और एक हाफ रेक्टिफाई नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें से एक हाफ रेक्टिफाई हो रहा है, एक हाफ रेक्टिफाई नहीं हो रहा, तो प्रॉपर आंसर जो होना चाहिए दिस वन होगा। लेकिन लॉजिकली अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो बोल सकते हैं एट टी इक्वल टू जीरो हमारा जो साइकिल इंटर करेगा वो ये पॉजिटिव साइकिल है ना। जब पॉजिटिव साइकिल इंटर करेगा तो पहले ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब हो गया, पॉजिटिव के केस में क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होगा। पॉजिटिव एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव पी टाइप के साथ कनेक्टेड है। तो रिवर्स बायस का मतलब हो गया कि पहले उसका आउटपुट जीरो होना चाहिए, बाद में वो नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर आंसर ये चार ऑप्शंस में से जो हम लोग बोलेंगे तो एक रेक्टिफाई हो रहा है और एक रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए करेक्ट आंसर, प्रॉपर आंसर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए हम लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the water surface? Consider the density of water equal to this one. तो बच्चा अगर ये वाटर सरफेस के अंदर कुछ हाइट के अंदर चला जाता है, यहाँ पर कितना हाइट के अंदर चला गया, h हाइट के अंदर, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो h हाइट ऑफ द लिक्विड के लिए होगा, वाटर कॉलम के लिए होगा, प्लस यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, दोनों होगा, है ना। तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, एंड दिस टोटल प्रेशर कितना विथस्टैंड कर सकता है, 100 एटमॉस्फेयर, 100 atm, एंड वी नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 atm। 1 atm को वैल्यू यहाँ पर लेकर के आ जाओ तो एच रो जी इक्वल टू 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 99 atm होगा। अब इसका अगर हम लोग एच का वैल्यू कितना देर तक जा सकता है, एच निकालने के लिए बाकी सबका वैल्यू पुट कर दो। रो का वैल्यू 10 टू द पावर 3 हो गया, जी 10 हो गया, 99 एटीएम को चेंज करने के लिए हम लोग को कंडीशन दिया हुआ 1 एटीएम इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, तो एच का वैल्यू हो गया 990 मीटर, 990 मीटर। योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 1। ओके, now your next question is, an electric heater supplies heat to a system at the rate of 100 watt. If the system performs work at the rate of 75 watt, then the rate at which the internal energy increases will be. The rate of increase of internal energy, thermodynamics का question है बच्चा। We know first law of thermodynamics, accordingly we can write del Q equal to del U plus del W। अगर हम लोग इसको रेट बनाना है तो सबको हम लोग क्या करेंगे बताओ, विथ टाइम डिवाइड कर दो। तो ये सबका रेट हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड रेट ऑफ हीट सप्लाई। तो यहाँ चूंकि रेट क्वेश्चन में दिया हुआ 100 सिस्टम हीट, an electric heater supplies heat to a system. When the heat is supplied to a system, it is taken as positive, है ना। तो इसका वैल्यू बोल दिया 100। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ये निकालने के लिए बोला तो डेल यू बाई डेल टी, इसको ऐसे ही रखो, इसका वैल्यू निकालना है। वर्क डन क्या हो रहा है, if the system performs work at the rate of 75 watt, if the work is done by the system then it is taken as positive, so work done will be equal to 75, so del u by del t will become equal to how much, 25 watt। your correct answer is this one। your next question is, 100 tons closely wound circular coil of radius 5 centimeter has a magnetic field of 3.14 into 10 to the power 3 Tesla. As its center, the current flowing through the coil and the magnitude of the magnetic moment of this coil are respectively. So बच्चा यहाँ से देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है, एट द सेंटर ऑफ द करंट फ्लोइंग सर्कुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो बी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दे दिया कितना बताओ, 10 टू द पावर 3.14 into 10 to the power 3, mu naught by 4 pi we know 10 to the power minus 7, 2 pi का वैल्यू यहाँ पर 3.14 पुट कर दो, 3.14 बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। इन नंबर ऑफ टर्न्स ये हुआ तुम्हारा 100, आई कैलकुलेट करने के लिए बोला है डिवाइडेड बाई आर, आर रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स दिस वन। ओके, तो बच्चा यहाँ पर से कितना हो जाएगा बताओ, ये 10 टू द पावर माइनस 3 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 टू द पावर माइनस 3 होगा ये वाला, ठीक है।
तो ये 100 100 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो 10 टू द पावर 4 यहाँ पर बच गया 10 टू द पावर -3 10 टू द 3 10 टू द -3 कैंसिल हो जाएगा, 3.14 3.14 कैंसिल हो गया। तो बच्चा आई का वैल्यू बचा हुआ रह गया यहाँ पर 5/2 5/2 का मतलब हो गया 2.5 एम्पेयर। 2.5 एम्पेयर में यहाँ पर ये दोनों नहीं है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इक्वल टू N IA। तो N हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 100, I का वैल्यू हो गया 5/2 2.5 और 5/2 इंटू A इज एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर हो गया तुम्हारा 5/100, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ये हो गया तुम्हारा 2.5 इंटू 3.25 इंटू 3 ऑलमोस्ट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 2.5 अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 और ये भी 2.5 है। ओके, तो 2.5 25, तो इट बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, 25 20 62.5 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2। 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो, इसको अगर हम लोग 0.625 पे 0.625 इंटू पॉइंट डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करें तो 10 टू द पावर 2 आएगा, 10 टू द -2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.625 इंटू 3.14। ओके, तो हम लोग अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 के आसपास होना चाहिए। तो 1.8 के आसपास कितना होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा बिकॉज ये 0.6 से ज्यादा है ना, ये 3.14 से ज्यादा है, तो 1.8 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 1.8 से थोड़ा ज्यादा कौन सा है, ये वाला 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in YDAC using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit. The intensity of the light at a point where the path difference is lambda/3 will be। तो बच्चा ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके थे कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था। n लैम्डा के बजाय यहाँ पर 1 लैम्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस तुम्हारा कितना है 2 पाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया ये k। ठीक है, जहां पर n लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन एज k। तो फॉर एनी पाथ डिफरेंस द इंटेंसिटी विल बी हाउ मच, तो फॉर एनी पाथ डिफरेंस वी नो द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 pi by lambda into del x। So del x here given as lambda/3, so it becomes equal to 2 pi by 3। So at any point the intensity, the resulting intensity is given as I equal to I naught cos square 5/2। तो यहाँ पर I naught की जगह में क्या बोल दिया क्वेश्चन में, बोलो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज दिस वन ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को k लिख दो इनटू cos स्क्वायर 5/2। 5 ये है, इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स pi/3। cos pi/3 इक्वल टू cos 60 डिग्री, हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो इट बिकम्स k/4। तो योर करेक्ट आंसर इज k/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, द करंट I इन द सर्किट शोन बिलो इज ऑल डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल। सो बच्चा ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। यहाँ पर जितना डायोड कनेक्शन है कनेक्टेड है विद द बैटरी, तो हमको देखना पड़ेगा बैटरी के साथ कौन कौन सा डायोड आइडियल डायोड है, तो कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में और कौन कौन सा डायोड रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जो रहेगा आइडियल डायोड वो कंडक्ट नहीं करता, वहां से कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो पी टाइप इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये भी रिवर्स बायस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, ये दोनों कंडक्ट करेगा, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे इन पैरेलल, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा 4 × 2/6 विच इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है इस करंट का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे I इक्वल टू तो EMF 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच 4/3। तो बच्चा यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो ये 15/2 एम्पेयर आएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज 15/2 एम्पेयर। ओके, इन अ कॉन्केव लेंस a ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction।
सो बच्चा, रे ऑफ लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस दो पढ़े थे, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था, एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होता है जहां से लाइट अगर आ रहा हो इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल, एंड इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा, इफ द लाइट इज directed towards a fixed point such that after refraction becomes parallel, then it is called first principal focus. And second principal focus is that fixed point जिसमें क्या होगा, when the light is coming parallel to the principal axis after refraction it will converge to a fixed point. Or if the light is in case of converging lens होगा, but in case of diverging lens क्या होगा, if the light is coming parallel to the principal axis then after refraction it will divert from a fixed point which is called focus, and this focus is known as second principal focus. तो बच्चा यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है, जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, है ना, और ये आकर के इस पॉइंट से डाइवर्ज होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस, बट दिस इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो लाइट ये डाइवर्ज हो रहा है कहाँ से, कॉन्केव लेंस के लिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिया पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, पास तो नहीं करेगा, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये आंसर में ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, यहाँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए। तो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ एक कंट्रोवर्सी है, तो जो भी हो इसके हिसाब से या तो इसको अगर हम लोग प्रॉपर आंसर नहीं कंसीडर करेंगे, इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा नहीं, पासेस थ्रू द 2f व्हिच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ये भी नहीं होगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए ये वाला, अगर ये सिर्फ प्रिंसिपल फोकस से होगा। लेकिन अगर लॉजिकली कंसीडर करेंगे तो यहाँ फर्स्ट नहीं सेकंड प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर आंसर हम लोगों का करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो मे भी हो सकता है इसमें तुम लोगों को बोनस नंबर दे दे, या फिर अगर उसको प्रिंटिंग करने में मिस्टेक कर दिया होगा तो इसी को वो लोग करेक्ट आंसर कंसीडर कर लेगा। तो एज अ गिवन कंडीशन हम लोग मान सकते हैं अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अगर फर्स्ट को नहीं कंसीडर करते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसमें तुम लोगों को मे भी हो सकता है कि बोनस मार्क्स मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale reflection for a current of 1 milliampere. It is converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere. The shunt required. तो ये भी क्वेश्चन हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके थे कि एक गैल्वेनोमीटर अगर है तो उसका करंट कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो उसके साथ एक लो रेजिस्टेंस शंट हम लोग इन पैरेलल यूज करते हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बताओ, IG into G डिवाइडेड बाई I minus IG. Okay, if IG is very small in compared to I or I is large in compared to IG, then this equal to directly we can write IG into G divided by I. Okay, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था हम लोगों का। तो यहाँ से IG का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, IG था कितना 10 to the power -3 एम्पेयर, G का वैल्यू दिया हुआ था 100, और इसका रेंज कन्वर्ट करना है किसमें, अप टू 10। तो ये 10 में चला है तो यहाँ कट गया, तो यहाँ पर 10 to the power -2 बचेगा विच इज 0.01 ओम। सो 0.01 ओम रेजिस्टेंस एज अ शंट हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो 0.01 ओम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ in the first excited state of hydrogen atom, the energy of its electron is -3.4 electron volt. The first excited state means at n equal to 2, because we know at n equal to 2 the energy of the electron in hydrogen atom is -3.4 electron volt. On the first orbit electron का energy कितना था, -13.6 electron volt हाइड्रोजन के लिए, और ये हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट पर अगर होगा that means फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी हो जाएगा कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑन द सेकेंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज, मैंने ऑर्बिटल रेडियस निकालने के लिए बोल दिया। तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या था बोलो, 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, है ना। तो 0.53 इंटू एन का वैल्यू 4 हो गया एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा। तो 0.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अब 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा, है ना। तो आवर करेक्ट आंसर विल बिकम इक्वल टू दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द अमाउंट ऑफ वर्क done to raise the mass m from the surface of the earth to a height equal to the radius of the earth r will be। ये हम लोग बहुत बार बना चुके थे यार। h इक्वल टू एन आर, इतना हाइट अगर पार्टिकल को लेकर के ऊपर जाते हैं तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन, वट एवर जो भी पूछेगा वर्क डन हो या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था n बाई एन प्लस वन एम जी आर। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया हो बताओ, h इक्वल टू आर बोल दिया है, h इक्वल टू आर का मतलब हो गया n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 पुट कर दो तो आंसर बिकम हाफ एम जी आर। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर बिकम्स इक्वल टू एम जी आर बाई 2। ओके, नाउ in an circuit contains an AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm, a capacitance of 0.1 microfarad and an inductor of 1 millihenry connected in series. The resonance frequency of the circuit is approximately, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग वो जनरली जो निकालने के लिए बोलता है तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि वो ओमेगा भी हो सकता है, वो एफ भी हो सकता है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ है या ओमेगा है वो तुमको इसका ऑप्शन का यूनिट देकर के समझना पड़ेगा। अगर ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली ओमेगा इज द एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कंसीडर करता तो यहाँ पर यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता, लेकिन यहाँ यूनिट दिया हुआ तुम लोगों को हर्ट एंड किलो हर्ट, दैट मीन्स हर्ट, किलो हर्ट दिया हुआ, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो एफ का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। ओके, तो 1/2 पाई, पाई इज 3.14, एल का वैल्यू दिया 1 मिली हेनरी, तो 10 टू द पावर -3 हेनरी हो जाएगा, एंड दिस इज 0.1 माइक्रो फैरेड, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो 10 टू द पावर -9, अब पॉइंट के लिए टॉट 10 पर -10 आएगा, रूट के बाहर निकलेगा 10 टू द पावर -5 होगा, उसको ऊपर उठा तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, है ना। 10 टू द पावर 5 को हम लोग 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख ले रहे हैं, बिकॉज इसका यूनिट तो हर्ट जाएगा और जितना यूनिट दिया हुआ सब किलो हर्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग किलो हर्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 को अलग कर दे रहे, तो नीचे बचा हुआ कितना रहेगा 6.28। ठीक है, तो इतना 10 टू द पावर 3 किलो हर्ट्ज कर दो, इसको 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज कर दो, तो ये बच गया कितना बताओ, 100 डिवाइडेड बाई 6.25 किलो हर्ट्ज। ओके, अब 100 को 6.25 से 6.28 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 को 6 से अगर डिवाइड करते तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना। 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो 100 को 6 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो 16 के पास आसपास आना चाहिए आंसर, तो 16 के आसपास ऑप्शन तुम लोग कितना दिया हुआ देखो 16 15.9, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है बच्चा, एग्जाम में भी तुम लोग को हम बोलते हैं कि हमेशा कैलकुलेशन का अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर करोगे, जिस अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग एग्जैक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाए। हम लोग को 100% एक्यूरेट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, 100% एक्यूरेट ऑप्शन मिल जाएगा, हम लोग का काम बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड, वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process. The loss of energy in this process, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाफ C1 C2 बाई या फिर हाफ C effective इंटू डेल वी स्क्वायर, ये हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे, हाफ C effective इंटू डेल वी स्क्वायर, है ना। तो C effective यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर अगर 200 पिकोफैरेड है तो C effective आइडेंटिकल कैपेसिटर को और हम लोग जोड़ देते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो C effective का वैल्यू कितना था C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो इट बिकम्स C बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू C बाई 2 इंटू डेल वी स्क्वायर। डेल वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक अनचार्ज है उसका पोटेंशियल 0 है और एक को हम लोग 100 वोल्ट तक चार्ज करके रखें, उसका पोटेंशियल 100, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 रहेगा, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो 1/4, C का वैल्यू दिया हुआ था 200 इंटू 10 टू द पावर -12 पिकोफैरेड है। ठीक है, फैरेड में कन्वर्ट कर लिए, और डेल वी का वैल्यू हो गया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है 100 - 0 दैट इज 100, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 4 आएगा। ओके, तो बच्चा यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा, मान लो 100 ये 2, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, तो 10 टू द पावर -6 बचा हुआ, यहाँ पर बचा हुआ 1/2, तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ओके, तो 0.5 इंटू 10 पर -6 जूल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ था, a ray of monochromatic light is passing through an equilateral prism ABC as shown in the figure. The refracted ray QR is parallel to the base BC and the angle of incidence I equal to 50 degree. Then the angle of deviation is. So ये हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लाइट एक एंड से इंटर करके दूसरा एंड से निकल जा रहा है, such that the light inside the prism, the refracted light inside the prism is parallel to the base. That means this is the condition of
मिनिमम डेविएशन। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, 2i माइनस ए। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया है, विच इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। तो इट बिकम्स 2i मीन्स 100 डिग्री माइनस ए इक्विलेटरल प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो 100 minus 60 means 40 degree. Your correct answer is 40 degree. This is your correct answer. Okay. In a meter bridge experiment, as shown in figure, the position of the cell E and galvanometer G are interchanged. We shall observe in the galvanometer. तो बच्चा एक चीज हम लोग पढ़े थे गैल्वेनोमीटर के लिए कि मीटर ब्रिज के केस में गैल्वेनोमीटर जनरली हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते थे और सेल या बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करके रखेंगे। तो बैलेंस कंडीशन या नल कंडीशन में अगर हम लोग पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देंगे, इन दैट केस नल पॉइंट विल नॉट बी अफेक्टेड, बैलेंस लेंथ का जो वैल्यू था वही रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज, है ना। तो सेम इसके बारे में सोचो, गैल्वेनोमीटर को यहाँ से यहाँ रख करके या बैटरी को यहाँ रखते, कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट क्या देख सकते हो, देखो ओनली द लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन, लेफ्ट साइड में करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट एंड राइट दोनों ही हो सकता है, अगर वो बैलेंस्ड नहीं हुआ तो, है ना। अगर बैलेंस्ड हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी को अगर इंटरचेंज कर देंगे, नल पॉइंट पर अगर कनेक्ट करके रखेंगे, तो इन दैट केस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो रहता है, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देंगे तो ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके थे। तो बैलेंस पॉइंट अगर नो डिफ्लेक्शन होगा, अगर बैलेंस पॉइंट पर कनेक्टेड रहेगा, बैलेंस पॉइंट पर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा, अदर उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ का डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, a flask contains argon and chlorine in the ratio of mass ratio 2:1 by mass, in the ratio of 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees centigrade. The ratio of the root mean square speed of the molecules of the two gases argon and chlorine is, atomic mass of argon दिया हुआ है and molecular mass of chlorine दिया हुआ है, ठीक है। सो वी नो आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है √3RT/m। तो दोनों का टेम्परेचर बच्चा सेम है, आर का वैल्यू सेम है, तो आरएमएस स्पीड का मतलब हो गया यहाँ पर सिर्फ उनका मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकालना है ना। तो C1/C2 या C आर्गन कर दो, C आर्गन पहले डिवाइडेड बाई C क्लोरीन अगर हम लोग कर देंगे तो आर्गन का मास यहाँ नीचे चला आएगा, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, और क्लोरीन डायटोमिक है उसका मास ऊपर चला जाएगा, ये क्लोरीन के लिए हो गया, है ना। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन तुमको दिया हुआ है 70, इसका मास दिया हुआ 40, इसको कट कर दो तो ये हो गया √7 डिवाइडेड बाई 2। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू √7/2। 2 is your correct answer. Now next question, two statements are given below. When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। This current is called reverse saturation current. This is not called reverse saturation current. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो इन सब में हमारा करेक्ट आंसर मिला है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है। तो ए इज द वन इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव y इक्वल टू दिस वन, equation is given where x and y are in centimeter and t in second. The phase difference between oscillatory motion of the 2 points separated by a distance of 0.5 meter. दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग अगर डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था बताओ, फाई और डेल फाई वट एवर, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग 2π/λ इनटू डेल एक्स। दिस इज k। Here k is given as, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो ये kx होता है, k का वैल्यू होगा 2π इंटू 0.008। ओके, तो हम लोग 2π/λ के जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं 2π इंटू 0.008 इंटू डेल एक्स। अब डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा कितना, 0.5 सेंटीमीटर। बच्चा देखो यहाँ पर x का जो वैल्यू दिया हुआ है, दिस x इज गिवन एज, x एंड y बोथ आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो डेल एक्स का वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर किस में रखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को भी हम लोग किस में रखेंगे बताओ, सेंटीमीटर में। 0.5 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इट बिकम्स 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 2 100 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम 0.8 पाई। दिस इज योर, इतना पाई रेडियन हो जाएगा, 0.8 पाई रेडियन इज योर करेक्ट आंसर। इतना रेडियन तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 3 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla. Directed normally to the plane of the loop, the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2 centimeter per second in a direction to the shorter side in a direction normal to the shorter side of the loop. तो ये अगर लूप मान लेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी इज दिस वन, ठीक है। तो जो साइड के ऊपर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है उन दोनों साइड्स के इफेक्टिव लेंथ के बीच में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा बी वी एल। तो बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारा 0.3, वी वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और लेंथ शॉर्टर साइड, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा वो लेंथ कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शॉर्टर साइड का लेंथ यहाँ पर कितना दे दिया हुआ बताओ, 3 सेंटीमीटर। तो इट बिकम्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2। So 3 2 just 6, 6 into 0.3 which is 1.8 into 10⁻⁻4 volt. This is your correct answer. अगर ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड होता तो फिर हम लोग लेंथ कितना कंसीडर करते, इंस्टेड ऑफ 3 सेंटीमीटर, जिस साइड के ऊपर जिस लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है वही लेंथ कंसीडर किया जाता है ना। तो ये चूंकि शॉर्टर लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर वेलोसिटी बोल दिया नॉर्मल टू द शॉर्टर लेंथ, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो एल का वैल्यू हम लोग 3 सेंटीमीटर कंसीडर किए। सो आवर करेक्ट आंसर बिकम्स 1.8 10⁻⁻4 वोल्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, a thin wire of length L and linear mass density M is bent into a circular ring in xy plane with the center C as shown in the figure. The moment of inertia of the ring about an axis y dash will be y dash axis के about। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, तुम लोग क्लास में हम ये बताए थे, यहाँ पर एक एक्सिस रहेगा, ये एक रिंग रहेगा। तो अबाउट दिस एक्सिस अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर बोल दिया एक्स एक्सिस के बराबर नहीं बोल करके वाई एक्सिस के बराबर बोल दिया, बट आंसर इज सेम। तो अब ये डायमीटर क्या लूंगा पहले निकालेंगे हम लोग, बिकॉज कोई भी एक्सिस अगर नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, रोटेटिंग बॉडी निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है बताओ, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहना चाहिए, सो दैट वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग अबाउट द डायमीटर निकालेंगे, दिस सपोज डायमीटर, तो अबाउट द डायमीटर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंगली कितना होगा बोलो, mr² प्लस mr² विच इज इक्वल टू 3/2 mr²। बोलो I y डैश दिस इज 3/2 कैपिटल M इंटू r²। अब कैपिटल M की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर स्मॉल m इज बोल दिया तुम लोगों को लीनियर मास डेंसिटी। स्मॉल m मास डेंसिटी मींस मास पर यूनिट लेंथ एंड टोटल लेंथ ऑफ द रिंग इज L। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ, m इंटू L। रेडियस ऑफ द लूप कैसे निकालेंगे, L लेंथ को बेंड करके रखे हो हम लोग सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, तो 2πr सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू L। तो R का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा कितना बताओ, L डिवाइडेड बाई 2π। तो यहाँ से पुट कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा L² डिवाइडेड बाई 8π²। तो इट बिकम्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड 3/2 ml³ mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। तो इट बिकम्स इक्वल टू 3/2 mr², ml³/8 ml³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 मीन्स 16। सॉरी बच्चा, यहाँ r का वैल्यू हो जाएगा तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4, तो 4 2 जा 8, तो 3 ml³ डिवाइडेड बाई 8π², 3 ml³ डिवाइडेड बाई 8π², 8π² π² यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ π² होना चाहिए। 3 ml³ डिवाइडेड बाई 8π², दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, a resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage of the battery is। तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस बच्चा हम लोग ये अगर EMF इंटरनल रेजिस्टेंस ये टर्मिनल वोल्टेज अगर V होगा तो V
टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, E माइनस आई इंटू आर। तो E का वैल्यू यहाँ पर बोल दिया 12, I का वैल्यू कितना बता दिया बोलो 0.6 इंटू आर का वैल्यू हो गया 2, so 12 minus 1.2 which is 10.8 volt. So terminal voltage in this circuit will be equal to 10.8 volt. Okay. Next question, when a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with different reaction times. What is the correct order of the distance traveled by the ruler for each person? पर्सन ए का हर एक का रिएक्शन टाइम, यहाँ पूरा ऑप्शन करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, देखो ए पर्सन ए ऑप्शन में लिखा पर्सन ए का रिएक्शन टाइम है 0.20 सेकेंड, बी का पर्सन का रिएक्शन टाइम जो है वो 0.22 सेकेंड, और सी पर्सन सी का रिएक्शन टाइम एंड पर्सन डी पर्सन ई सबका रिएक्शन टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ, कोई पार्टिकल को हम लोग यहाँ से छोड़ दिए, उसके बाद ये गिर रहा है, उसको हम लोग रिएक्ट किए पकड़ने के लिए, तो कितने देर बाद पकड़ेंगे, कितने देर के बाद रिएक्ट करेंगे, जितना ज्यादा टाइम के बाद रिएक्ट करेंगे उसको पकड़ने के लिए उतना ज्यादा डिस्टेंस वो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो उसका डिस्टेंस जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कितना कवर करेगा वो डिपेंड करेगा कितने देर के बाद हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, कितने देर के बाद हम लोग उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जिसका रिएक्शन टाइम जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम कितना है 0.22, तो फर्स्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ये ट्रैवल करेगा, मतलब बी। उसके बाद कौन होगा E, ये हो गया 2 सेकेंड। उसके बाद कौन होगा बताओ 0.2, ये हो गया थर्ड। उसके बाद इन दोनों में आएगा ये हो गया फोर्थ, सबसे लास्ट में रिएक्ट करेगा इसको, इसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो ये हो गया 5। तो हम लोग लिख सकते हैं बी का ग्रेटर देन E होगा, E ग्रेटर देन A होगा, A ग्रेटर देन वी कैन से C एंड C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C लास्ट में आएगा, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, D C लास्ट में आएगा, C हो गया फिफ्थ, ये लास्ट में आएगा, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो सिंपली H इक्वल टू हाफ dt स्क्वायर हम लोग कंपेयर करेंगे, जिसका T ज्यादा होगा उसका H ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को इसको अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel during this time is, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर निकालना है तो उस टाइम के अंदर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसको कैलकुलेट करो एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस गिवन टाइम निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा अगर हम लोग निकालेंगे तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताओ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी। ये जो वैल्यू दिया हुआ वो आरपीएम में दिया हुआ है, आरपीएम का मतलब हो गया तुम्हारा रेवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा 1 का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई n1, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आरपीएस नाउ इट बिकम्स रेडियन पर सेकंड, है ना। तो ओमेगा 2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से कितना बताओ 2 पाई इंटू 1200, इसको भी 60 से डिवाइड करो तो ये भी हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो ये 60 कट गया, यहाँ पर 10 रहा, ये 60 कट यहाँ पर 20 रहा, तो ये हो गया 20 पाई, ये हो गया 40 पाई। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 40 पाई माइनस 20 पाई डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इज 10 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया 20 पाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 10 सेकेंड के अंदर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर होगा तुम्हारा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। अब ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर का मतलब यहाँ से कितना था बताओ, ये हो गया 40 पाई माइनस 20 पाई, तो 40 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू था 2 पाई। तो अब इसको हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी का मतलब हो गया कितना बताओ 60 पाई, और a माइनस बी हो गया तुम्हारा कितना 20 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, तो ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 कैंसिल करो तो ये हो गया 300 पाई। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग तो 300 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई कैंसिल, 300 बाई 2 का मतलब हो गया 150। ओके, तो 150 इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे ये एक मेथड है जिससे हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम तुम लोग के एग्जाम में ज़्यादा चला जाएगा। इसको हम लोग सिंपल ये कर सकते थे कि अगर तुम्हारे पास इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता रहने से एस इक्वल टू हम लोग क्या यूज़ करते थे बताओ, वी एवरेज इनटू टाइम, है ना।
कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो उसका इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अगर तुमको पता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी जो होता है कितना होता है बताओ, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, तो लीनियर मोशन के लिए होता है। इसी को अगर हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे तो सर्कुलर मोशन के लिए कितना हो जाएगा बताओ, दिस इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, टी टाइम मतलब 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग एवरेज कर दें डायरेक्ट, तो ये हो गया 600, ये हो गया 1200 विच इज इक्वल टू 1800, 18/2 का मतलब हो गया 900 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड अगर हम लोग निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, इनटू कितना सेकेंड के लिए बोला है, इन 10 सेकेंड, टाइम कितना बोल दिया 10 सेकेंड, तो ये पूरा यूनिट तुम्हारा आ गया किसमें, रेवोल्यूशन इन सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना मिला 900/60 पर मिनट को पर सेकंड में चेंज किए, इनटू 10 सेकंड में कंप्लीट पूछा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करो तो 150 आ जाएगा, 150 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस a carrying a steady current I. Current I is uniformly distributed across its cross section. The plot which correctly represents the variation of the magnetic field with the distance from the axis of the conductor in the region. तो ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग किए थे। अगर ये सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, ऐसे करंट जा रहा है इसमें, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलेगा सेंटर से स्टार्ट करके ऐसा ऐसा सर्किट तक लीनियरली बढ़ता है, उसके बाद दूर जाएंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू कर्व आर के साथ इनवर्सली वेरी करेगा, है ना। तो हमारा ग्राफ कैसे बनता बताओ, सेंटर एक्सिस से सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज करेगा, उसके बाद b प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है, तो यहाँ पर b प्रोपोर्शनल टू r होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, और यहाँ b प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है। तो इसको हम लोग बहुत बार क्लास में इसको डिस्कस किए हम लोग, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू दिस योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 statements are given. A is the mass number, A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, choose the correct answer from the options given below. The volume of the nucleus is proportional to A. ये हम लोग सब कंडीशन बता दिए थे हम लोग को। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मास नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, एंड एवरेज डेंसिटी हम लोग सब कैलकुलेशन किए थे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A, दिस इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A to the power 1/3, दिस इज रॉन्ग। The difference in mass of an atom and its nucleus is called the mass defect. This is wrong. ठीक है? The difference in mass of a nucleus and its constituents is called the mass defect. This one is correct. So A and D correct है, B and C wrong. तो A and D are correct, B and C are false. A and D correct होगा, B and C are false. ठीक है बच्चा, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस किए थे क्लास में, ये कंडीशन सब लिखा हुआ है तुम लोगों का। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता नोट्स डाउन द डेटा ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन इन 60 सेकंड। 30 ऑसिलेशन कितना देर में, 60 सेकंड में कंप्लीट कर रही है। हेंस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो अगर 30 ऑसिलेशन 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो 30 ऑसिलेशन 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो 1 ऑसिलेशन जो कंप्लीट करेगी कितने देर में करेगी, डिवाइड बाई 30, तो 2 सेकंड हो गया। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड होता है, इट बिकम सेकंड पेंडुलम, एंड सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है अगर तुमसे पूछेगा तो हमको पता है, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इक्वल टू 1 मीटर। तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 मीटर कर देंगे, आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 16 मेन स्केल डिवीजन, ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, each division of length 1 millimeter. The least count of the vernier caliper is, least count का मतलब हो गया 1 main scale division minus 1 vernier scale division. तो 1 vernier scale division यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 20 vernier scale division equal to कितना, 16 main scale division, okay. 1 vernier scale division equal to हो गया तुम्हारा 16/20 main scale division, and 1 main scale division equal to अगर हम लोग 2 से कट कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा कितना, 2 8/10 हो गया, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 0.8 मिलीमीटर, ओके। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.8 मिलीमीटर, 1 मेन स्केल डिवीजन इज गिवन एज 1 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, विच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर minus 0.8 millimeter, which is equal to 0.2 millimeter.
लेकिन बच्चा यहाँ ऑप्शन सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। योर करेक्ट आंसर 0.02 सेंटीमीटर। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, each side of a metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9 centimeter. Keeping the significant figures in view, the density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 to the power 3 kg per meter cube. ठीक है, 3 kg per meter cube, where the value of x is. So density equal to हम लोग लिख सकते हैं mass by वॉल्यूम। तो मास बच्चा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5.580 इतना केजी, एंड वॉल्यूम हो गया 9.0 सेंटीमीटर। तो 9.0 क्यूब है ना, इस साइड ऑफ द मेटालिक क्यूब, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 9 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 पर -3, तो 9 का क्यूब तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा कितना बताओ, 9 का क्यूब हो गया तुम्हारा 9 इंटू 9 इंटू 9 729 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे हम लोग तो कितना होगा 10 टू द पावर -3, तो इसको डिवाइड कर दो 5.580 डिवाइडेड बाई 0.729 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया तुम्हारा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा x। 10 टू द पावर -6 का 10 टू द पावर 3 को ऊपर कर दिए, 10 टू द पावर -3 इसके नीचे लेकर के आओ तो 729 बाई 10 टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया 0.729। अब 5.580 को 0.729 से डिवाइड करो। देखो, मास को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और यहाँ से इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका जो डेंसिटी जो आएगा वो भी 2, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला में से कोई एक आंसर होगा 7.6 7.7। ये क्वेश्चन का सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिया हुआ था, इसको हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन करके निकालोगे, इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 7.654 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन चूंकि हम लोगों को इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो इसको हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। सो योर करेक्ट आंसर बिकम 7.7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, the interference and diffraction of the light energy is redistributed if it reduces in one region producing a dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें क्या बोल रहा है, ए as there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy। so it is correct, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ठीक है ना। बट डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, बी क्या लिखा हुआ है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक exhibited only by light wave। this is wrong because साउंड वेव में भी हम लोग पढ़े, साउंड वेव में भी हम लोगों को डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड हम लोग पढ़े, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी होता है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड भी होता है, दोनों होता है। यहाँ पर सिर्फ लाइट वेव में लिखा है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग को बोल देगा ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो दिस करेक्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 capacitors of capacitance C1, C2, C3, C4 all are equal to 10 microfarad and C5 equal to 2.5 microfarad are connected as shown along with a battery of 50 volt। The equivalent capacitance and the charges on each capacitor respectively are। तो बच्चा ये सारा का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे। इसका देखो, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। इसका चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, 2.5 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। तो C5 का चार्ज अगर हम लोग बोलें तो 2.5 into 50, दैट मींस 25 into 5 125। तो C5 का चार्ज हो जाएगा 125। तो C5 का चार्ज 125, देखो इसमें भी दिया हुआ है, C5 का 125 इसमें भी दिया हुआ है। ये ऑल कैपेसिटर्स 125, यहाँ सिर्फ C5 का 125 है। इसका मतलब 1 and 3 तुम्हारा ऐसे ही बात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो, यहाँ 4 कैपेसिटर्स है, सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 50 वोल्ट होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विद द कैपेसिटर जो डिवाइड हो रहा था, दिस इज गिवन बाय वोल्टेज डिवाइडर लॉ। वोल्टेज डिवाइडर लॉ में हम लोग का जो पोटेंशियल डिवाइड होता है किस रेशियो में डिवाइड होता है, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। और सब कैपेसिटेंस अगर इक्वल हुआ तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाता है ना। तो वोल्टेज अगर इक्वली डिवाइड हो तो 50 वोल्ट यहाँ सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड हो तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 50/4 विच इज इक्वल टू 12.5। तो 12.5 इंटू उसका
कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 10 कितना हो गया 125 माइक्रोकूलम। तो हर एक कैपेसिटर का चार्ज होगा 125 माइक्रोकूलम। और C5 का कितना था, दैट इज आल्सो 125 माइक्रोकूलम। इसका मतलब C1 C2 C3 C4 C5 सबका चार्ज कितना होगा 125 माइक्रोकूलम। तो योर करेक्ट आंसर इज 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ये चार्ज पूछ लिया था एंड उसके साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछा था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 10 10 10 4 10 आइडेंटिकल सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा 10/4 2.5। ये हो गया 2.5, उसके साथ 2.5 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 5, है ना। तो 5 माइक्रोफैराड हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, फॉर अ सिंपल पेंडुलम having time period t, the variation of the kinetic energy with time is represented by। देखो बच्चा ये सबका वाइब्रेशन दिया हुआ था, जहां पर काइनेटिक एनर्जी का वाइब्रेशन दिया हुआ है। तो ये हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाता है। तो एक कंप्लीट टाइम में कैपिटल टी टाइम पीरियड अगर होगा तो कैपिटल टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वाइब्रेशन कितना बार होगा, उसका डबल वाइब्रेशन एनर्जी का होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का इस टाइम के अंदर 0 to t टाइम के अंदर डबल वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है। देखो एक का वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, दूसरा वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। और कुछ करना ही नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर ले लेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, a room heater is rated 400 watt 220 volt. If the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed? तो इसका भी हम तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए थे। अगर एक बल्ब रेट दिया हुआ है, ये वोल्टेज में 400 वाट पावर देता है, अगर उसका वोल्टेज को हम लोग कम कर देंगे तो पावर भी कम हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, न्यू वोल्टेज V1 अगर V/N होता है तो न्यू पावर P1 जो होगा P/N स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो N का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लें, N का वैल्यू हो जाएगा V/V1। तो V तुम्हारा था कितना पहले 220, V1 अभी कितना हो गया 200, तो इट बिकम्स इक्वल टू 11/10। तो न्यू पावर कितना हो जाएगा, आगे जो पावर था 400 उसको डिवाइड कर दो N स्क्वायर से, तो 121 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसको मान लो नियर अबाउट इसको हम लोग 120 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मान लो अगर हम लोग 120 मान लेते हैं, 120 का 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, या फिर 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो 40/3 40/12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करो, 12 3 जा 36, फिर 4 बचा, 12 3 जा 36, तो ये 3.3 के अराउंड आएगा। 3.3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 330 के अराउंड आना चाहिए आंसर, है ना। अब ऑप्शन देखो 330 के अराउंड कौन है, 330 के अराउंड है तुम्हारा 331, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, तो ये हम लोग कोई कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करेंगे, ये बहुत बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन से हम लोग एक रफ कैलकुलेशन करेंगे, नियरेस्ट आंसर को अप्रोच कर सके, नियरेस्ट ऑप्शन को अप्रोच कर सके, नियरेस्ट आंसर को अप्रोच करेंगे सो दैट करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज 331 वाट। तो इसमें हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखो, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पीयर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टेक टू रीच द पीक वैल्यू। तो करंट 0 से स्टार्ट करके पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम रहता है, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज इक्वल टू T/4, है ना। तो टाइम पीरियड का 1/4 कर दो, रिक्वायर्ड टाइम पता चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम तुमको जो निकालने के लिए बोला T/4 निकालने के लिए बोला, और T वी नो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी तुमको कितना दे दिया था, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 60 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1/60, तो इट इज 1/60 इंटू 4, तो आंसर इज 124 सेकेंड। तो योर आंसर इज 1/240 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statements are correct? Inside a conductor the electrostatic field is 0. ये electric field at the surface of the charged conductor does not depend on its surface charge density. The interior of a charged conductor can have no excess charge in the static situation. बच्चा ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ चुके थे कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर मींस मेटल, मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो, 0 हो जाएगा। सारा चार्जेस कहाँ मूव करता है, नियर द सरफेस। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आएगा, आउटर सरफेस पर रहेगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्स सब सरफेस के ऊपर नॉर्मली टर्मिनेट करेगा और फ्रॉम द अदर साइड नॉर्मली ओरिजिनेट करता है ना। तो इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, दिस इज करेक्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज। इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट डज नॉट डिपेंड का मतलब गलत हो गया। द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन के अंदर इसके अंदर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं रहता है, जो भी चार्ज रहेगा उसका आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। फिर बोलता है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये भी हम लोग पढ़े थे, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। इसका रीजन भी बताए थे क्यों नॉर्मल होना चाहिए, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना हो गया बताओ, ए, सी एंड डी। तो ए, सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है, लिस्ट 2 उसका प्रोडक्शन सोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें से बच्चा जो सबसे पहले हम लोग पकड़ सकते हैं उससे मिला करके देख लो। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं विजिबल लाइट, विजिबल लाइट हम लोग पढ़े थे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एटम, इसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा विजिबल लाइट मिलेगा। ठीक है, गामा रेस रेडिएशन कहाँ होता है, गामा रे प्रोड्यूस होता है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, ये इसके लिए हो गया। इंफ्रारेड रेडिएशन का मतलब हीट वेव जो प्रोड्यूस होता है, हीट वेव को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से हीट जो ट्रांसफर करना शुरू करता है। तो ये इसके साथ, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े, ये इजीली कर सकते। तो ये 3 मैच कर लेंगे। तो अगर माइक्रोवेव के लिए वाला याद नहीं भी रहेगा, मैग्नेट्रॉन बल्ब के अंदर से माइक्रोवेव प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगर याद नहीं भी रहेगा तो भी ये 3 मिल गया, तो एक जो बचा रहेगा डायरेक्ट इसके साथ मैच करेगा, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का सी से 2 होगा, इंफ्रारेड सी से 3 होगा। तो योर करेक्ट आंसर बिकम दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, a uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. Resistance of 2 ohm is connected between the points B and D, and a battery of 2 volt is connected across the points A and C as shown in the figure. Now the amount of current I is, amount of current I current जो flow कर रहा है, ये current कितना होगा ये कैलकुलेट करो। तो दिस इज इजीली बच्चा देख करके समझ सकते हो, ये कि बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है ना। R1 R2 R3 R4, R1 by R2 R3 by R4 बैलेंस हो गया। तो बैलेंस अगर होगा तो करंट इन द सर्किट होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, ये तो नहीं रहेगा। करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, इसका ईएमएफ व्हिच इज गिवन एज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सब रेजिस्टेंस R बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सब रेजिस्टेंस अगर R होता तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा स्क्वायर का रेजिस्टेंस था 4 ओम, तो इस साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। तो ए और सी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना होगा 1 ओम। तो करंट कितना हो गया बताओ, I इक्वल टू 2 divided by 1, तो 2 ampere is the correct answer। तो 2 ampere is your correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चा, an unknown nucleus has a nuclear density of 2.29 into 10 to the power 17 kg per meter cube and the mass of 19.926 into 10 to the minus 27 kg। its mass number A is approximately। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो मास हो गया तुम्हारा m, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू r0 इंटू a टू द पावर 1/3। इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो गया 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a टू द पावर 1/3। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a टू द पावर 1/3। मास नंबर का पावर 1/3 होता है, उसका क्यूब करेंगे तो सिर्फ a रहेगा, इनटू इसका डेंसिटी। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। मास दिया हुआ तुम्हारा कितना बताओ, 19.926 इंटू 10 टू द पावर -27। अब इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बिकॉज 4 पाई r0, ये सब तो वैल्यू कांस्टेंट है। 4 पाई 4 इंटू पाई 3.14 या 22/7 लिखो। r0 का वैल्यू हम लोग जानते थे, यहाँ पर दिया हुआ भी है 1.2 इंटू 10 पर -15 मीटर। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट है। इसका वैल्यू जब भी हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं 7.25, ऑलमोस्ट 7.23 आता है, लेकिन हम लोग राउंड अप करके 7.25 ले लेते हैं। 7.25 या 7.23 ऑल्सो यू कैन कंसिडर, into 10 to the power minus 45 into a into density। density is given as 2.29 into 10 to the power 17। ठीक है, अब यहां से देखो -45 एंड 17, इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, -28, है ना। तो
तो ये -17 कैंसिल करो, यहाँ से 17 चला गया, 17 -28 रहेगा, तो -28 या -27 ये कैंसिल होता, 10 टू द पावर -1 बचेगा एक, 10 टू द पावर -1 का मतलब 1/10, 1/10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 199.26 होगा, है ना। तो ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा 199.26 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा 7.23 एक्चुअली रहता है, 7.25 जो भी लो, ये हो गया 2.29, 10 के पावर कैंसिल हो गया। अब इसका देखो जो भी वैल्यू आएगा ये 2 डिजिट का नंबर आएगा, ओके। तो अब इसको हम लोग देखो एग्जैक्ट आंसर निकालने की हम लोग को जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट ऑप्शन हम लोग को पता चलना चाहिए। तो एग्जैक्ट ऑप्शन पता लगाने के लिए हम लोग नियरेस्ट आंसर अप्रोच करते हैं, 199 को ऑलमोस्ट हम लोग 200 मान लेते हैं, ठीक है। 7.25 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो 7.25 को हम लोग लिख सकते हैं 22/3, नियर अबाउट, नियरली 22 को 3 से डिवाइड करके देखो 7.33 आएगा, ओके। तो 7.33 को ऑलमोस्ट हम लोग 7.25 के नियरली पकड़ सकते हैं। अब 2.29 को हम लोग यहाँ नियरली 2.3 पकड़ लेते हैं, तो 2.3 अगर होगा तो 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं 7/3, ठीक है, 7/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 3 × 3 कहाँ चला गया, ऊपर 9। इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग 200 को 210 अगर मान लेते हैं, 210 तो 7 से कट जाएगा, तो ये हो गया कितना, 30 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो ये 210 था, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 22, तो 22 का ये हो गया तुम्हारा 11, ये हो गया 15, तो 15 इंटू 9 135/11, 135 को अगर 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 11 1 जा 11, 2 बचा तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो नियर अबाउट 12 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो 12, 16, 19, 20, तो हमारा 12 के अराउंड ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन है, 12 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन आ रहा है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा ये। हाँ, अगर ये 12 के वेरी क्लोज ऑप्शन दिया रहता, 12, 13, 11, तो फिर हम लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पर गैप है तो उस गैप के अकॉर्डिंगली हम लोग डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर नियरली इक्वल टू 12 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर उसके आसपास एक ही ऑप्शन है 12, तो करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा, है ना। तो इसका आगे हम लोग को यहाँ पर कुछ करने का जरूरत नहीं था, ये भी हम लोग इजिली कर सकते थे। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सो बच्चा ये तो बहुत आराम से कर पाओगे तुम लोग। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन F/A डेल L by L, तो ये तुम्हारा हो गया, इसके साथ मैच करेगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस, है ना। बल्क मॉड्यूलस ये हो गया तुम्हारा, बल्क मॉड्यूलस समझ में, बल्क मॉड्यूलस तुम्हारा ये हो गया। कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो गया तुम्हारा। पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो del D/D डिवाइड बाय del L by L, तो ये हो जाएगा। तो तुम्हारा ए के साथ मैच कर रहा है कौन बताओ, ए के साथ 2, ए के साथ 2 कौन था, ये दोनों कैंसिल, ए के साथ 2 हो गया, बी के साथ 3, बी के साथ 3, बी के साथ 3, ये वाला मिल गया, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। सी के साथ हो जाएगा तुम्हारा 4 एंड डी के साथ 1 हो जाएगा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, ये था तुम्हारा नीट 2026 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बच्चा बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजीली क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। थोड़ा सा क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन ये सब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, आराम से हम लोग बना सकते हैं। लास्ट ईयर भी तुम लोगों का जो सॉल्यूशन देखोगे, हम लोग का 2025 का सॉल्यूशन हम लोग एक वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन हम क्लास में करवाए थे, जो पढ़ाए थे, उसमें थे 25 के क्वेश्चन में भी देखना तुम, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन क्लास नोट के क्वेश्चन से मैच कर रहा था। यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन अगर हम लोग छोड़ दें, जो क्लास में हम लोग हो सकता है कि जैसे कि रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन था, वो सिर्फ हम लोग क्लास में इस तरह का रिवीजन नहीं किए, उसके अलावा बाकी जितना सारा क्वेश्चन है सब कुछ हम लोग क्लास में रिवीजन किए। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके बच्चा पढ़ेंगे हम लोग, तो बार बार हम तुम लोग को बोलते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, टफ भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है, जिस तरह का भी क्वेश्चन आए, लेकिन हमेशा ये याद रखोगे कि जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन हमेशा उसमें से ही आएगा, हमेशा। अभी तक तो यही हुआ, अब आगे का पता नहीं। तो ये इन जनरल जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वो सारा क्वेश्चन देखो, इस बार भी जितना क्वेश्चन तुम लोग क्लास में करवाएं, सब क्वेश्चन तुम लोग अपना नोट्स के साथ मैच करके देख लेना, सारा क्वेश्चन उसी में से आया हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा सा दिल लगा कर पढ़ोगे बच्चा, क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करना कोई टफ नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं हम। अभी एक अच्छा खबर तुम लोगों के लिए ये है कि इस साल से हम फिजिक्स का बैच ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सबके लिए है। उसका हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, अपना यूट्यूब चैनल में दे देंगे इन्फॉर्मेशन कि कब से क्लासेस स्टार्ट होगा, क्या शेड्यूल क्या रहेगा, सब कुछ बता देंगे। लेकिन अब
एक इस साल से हम 2027 के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो आई होप कि इसका फ़ायदा तुम लोग उठाना चाहोगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो, जिसको इसको बता सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका फ़ायदा उठा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर ला सके। 160, 170, 180 लाना बच्चा फिजिक्स में कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करोगे ईजी लेकर के आ सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक रहे थे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।